नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो बच्चों, अभी तक हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन के रासायनिक, भौतिक तथा वैज्ञानिक की विधियों का अध्ययन किया है। तो आज की क्लास के अंदर हम फ्रियोन, डीडीटी और बीएससी इनका अध्ययन करेंगे। तो आइए माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे फ्रियोन। तो फ्रियोन को हम CFC पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन क्या होता है बच्चों? परिभाषा, एल्केन के क्लोरो तथा फ्लोरो व्युत्पन्न को हम क्लोरोफ्लोरो एल्केन कहते हैं। एल्केन के क्लोरो या फ्लोरो व्युत्पन्न को हम क्या कहेंगे? पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन कहा जाता है। इसके अलावा अन्य परिभाषा देखें तो ऐसे यौगिक जो कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन से मिलकर बने होते हैं उसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो एल्केन कहा जाता है। तो क्लोरोफ्लोरो एल्केन क्या होंगे? इनके अंदर कार्बन, क्लोरीन तथा फ्लोरीन, इन तीन परमाणु से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहलाते हैं। तो देखिए इधर क्या परिभाषा है। एल्केन के क्लोरो तथा फ्लोरो व्युत्पन्न क्या होते हैं? एल्केन के क्लोरो तथा फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने की विधियां। तो बात करें मेथेन तथा एथेन के जो क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न हैं हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखिए इधर। तो बात करें मेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न बनाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया HF के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो बच्चों हमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होता है। इसी तरह इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें ये प्राप्त होगा। इसी तरह इसकी अभिक्रिया और करवाएं तो और क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाएगा। यदि हमें एथेन के फ्लोरो तथा क्लोरो व्युत्पन्न बनाने हो तो हम इस तरह से अभिक्रिया करवाएं तो ये आपके CFC बनाने की विधियां हैं। सिंपल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेक्साक्लोरोएथेन की अभिक्रिया HF के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करवाने पर हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होते हैं। तो बच्चों हम बात करें क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसके नामकरण की पद्धति है जिसे XYZ पद्धति कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इधर हम बात करते हैं नामकरण। तो जो फ्रियोन का नामकरण है वो फ्रियोन XYZ किया जाता है। तो बच्चों यहां X का मतलब होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या और माइनस
1। वाई का मतलब फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। और जेड का मतलब फ्रियोन अणु में उपस्थित क्लोरीन परमाणु की संख्या। तो इस तरह बच्चों हम इसको शॉर्ट में लिखे C-1 H+1 और F। तो X का मतलब फ्रियोन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या -1 तथा फ्रियोन Y का मतलब फ्रियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 और Z का मतलब फ्रियोन अणु के अंदर उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो ये है फ्रियोन X Y Z। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे बच्चों CClF3, तो यहाँ कार्बन कितने हैं 1, तो X बराबर हो जाएगा 1 - 1 = 0। हाइड्रोजन नहीं है तो 0 + 1 = 1। F बराबर कितना है 1। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन, 0 नहीं लिखना हमें, 1 इसी तरह यहां पे देखो, इधर यहां पे X का मान कितना है, X है यहां पे 1 - 1 = 0। Y का मान 0 + 1 = 1। Z का मान 1। तो ये इस तरह से X Y Z की हम गणना करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 - 1 0, 0 + 1 और 2। तो ये हो गया फ्रियोन 12। इसका नाम हो जाएगा आपके फ्रियोन 1,3। इस तरह नेक्स्ट देखें तो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है मित्रों, 2। 2 - 1 = 1 और हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 2। तो ये हो गया फ्रियोन 112। बहुत आसान है। फ्रियोन का नामकरण X Y Z पद्धति के अनुसार, केवल हमें X Y और Z क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए और उसके अतिरिक्त करते समय सावधानी रखनी है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रियोन के उपयोग। तो इसके उपयोग की बात करें, सबसे पहला उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में। तो ये अधिकतर इसको अक्रिय विलायक के रूप में उपयोग लिया जाता है। उसके अलावा AC, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं वहाँ पे प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके रूप में करते हैं, और दूसरा एरोसोल नोदक। तो फ्रियोन के 3 उपयोग हैं, अक्रिय विलायक के रूप में, रेफ्रिजरेटर, AC और कोल्ड स्टोरेज के अंदर प्रशीतक कूलेंट के रूप में और एरोसोल नोदक के रूप में। तो बच्चों फ्रियोन के जो दुष्प्रभाव हैं या क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो फ्रियोन क्या होती है, हानिकारक है प्रकृति के लिए। क्यों, क्योंकि अगर हम फ्रियोन के गुण देखें तो फ्रियोन गंधहीन, रंगहीन, एक वाष्पशील होती है और ये काफ़ी अधिक स्थायी है। उच्च ताप पर भी क्या होती है,
अस्थायी होती हैं। इसलिए बच्चों तो जो ये फ्रियोन हैं वो क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल में जो समताप मंडल है वहाँ पे ओजोन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ओजोन, O3 गैस होती है। तो ओजोन गैस समताप मंडल में होती है, क्या कार्य करती हैं? ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक जो यूवी विकिरण होती हैं उसको 95% भाग का वो अवशोषण कर लेती हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर इस फ्रियोन का उपयोग करने के कारण, फ्रियोन क्या होती है? हल्की होने के कारण ये क्या चली जाती हैं? क्षोभ मंडल से समताप मंडल में चली जाती हैं। तो वहाँ पे जाके जो ये पराबैंगनी प्रकाश होता है उसकी उपस्थिति के अंदर, इसका क्या होगा? विघटन होता है। और यहाँ इसके विघटन होने से हमें क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होता है। अब ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है बहुत ही क्रियाशील होता है। ये एक ओजोन के अणु के साथ अभिक्रिया करेगा और क्लोरीन मोनोऑक्साइड मुक्त मूलक और ओजोन को विघटित करके ऑक्सीजन के अंदर, तो यहां बनेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों जो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये श्रृंखला अभिक्रिया करता है और ओजोन के एक अणु को नष्ट कर देगा। इस तरह से वापिस हमें क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा और ये 2 अणु ऑक्सीजन के प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे ओजोन परत है उसका घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओजोन गैस की हानि हो रही है जिसे हम ओजोन छिद्र भी कह सकते हैं। इसलिए अधिकतर देशों ने क्या किया है? ओजोन के फ्रियोन के ऊपर इसको रोकथाम लगा दी है, क्योंकि फ्रियोन क्या करती हैं? इस ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। अगर ओजोन को हानि पहुंची तो क्या होगा? पृथ्वी पर पराबैंगनी प्रकाश आएंगे जिसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है और समुद्र के अंदर जो प्लवक पादप होते हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे भूमंडलीय तापन के अंदर समस्या उत्पन्न होगी। तो पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी प्रभावित होती है। तो ओजोन एक हमारी सुरक्षा लेयर है, लेकिन इस फ्रियोन के उपयोग के कारण उसको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फ्रियोन ओजोन को किस प्रकार नष्ट कर सकती है। तो एक क्लोरीन का अणु, एक क्लोरीन मुक्त मूलक आपके लगभग 1 लाख, कितने बच्चों? बहुत बड़ी संख्या है ये, 1 लाख ओजोन अणु को नष्ट कर सकते हैं। 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है आपका क्लोरीन मुक्त मूलक। क्लियर? तो ये था फ्रियोन के लिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DDT। क्या है बच्चों? DDT। देखिए इधर, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है DDT। क्या नाम है पूरा? पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, DDT का पूरा नाम पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, जिसे कहा जाता है DDT। क्या होता है DDT? DDT एक बहुत सस्ता संपर्क कीटनाशी है जिसका उपयोग मलेरिया, टाइफस और कीटनाशी के रूप में खेतों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि DDT का निर्माण कैसे होता है। तो बात करें DDT का निर्माण। DDT का निर्माण करने के लिए हमें क्लोरोबेंजीन, ये है आपके बच्चों क्लोरोबेंजीन, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरेल के साथ में।
ये है क्लोरो। तो बच्चों यहाँ से एक जल के अणु का निष्कासन होगा। तो जल के अणु का निष्कासन होने से तो इस प्रकार हमें DDT प्राप्त होता है। तो बच्चों उसका नाम है क्लोरेल। क्या नाम है? क्लोरेल। तो देखो जब क्लोरेल जो होता है यह है क्लोरेल। तो क्लोरेल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के दो अणु के साथ में करवाई जाती है। तो जल के अणु का विलोपन होता है और हमें DDT पैराडेस्ट डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDT से अक्सर क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर, या तो इसका पूरा नाम या इसका सूत्र या ये बनाने की समीकरण। तो ये है आपके बनाने की समीकरण, ये हो गया इसका सूत्र और ये उसका हो गया पूरा नाम। तो बच्चों जो ये DDT होता है आपका, ये एक संपर्क कीटनाशी के रूप में इसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत अधिक किया गया था, लेकिन वर्तमान के अंदर इस पर काफ़ी देशों ने रोक लगा दी है, क्योंकि DDT काफ़ी जो इसका स्थायित्व है अधिक होता है तथा मच्छरों ने इसके खिलाफ प्रतिरोधकता प्राप्त कर ली है। DDT का उपयोग सबसे दिक्कत है जैव संचय। तो DDT का उपयोग करने के कारण मृदा की उर्वरकता कम होती है। उसके अलावा इसका लगातार उपयोग करने से जमीन के अंदर मृदा में जो इसका जैव संचय हो रहा है धीरे धीरे जीवों के अंदर ही पहुंच गई है, इसलिए इसका उपयोग क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। तो ये एक हानिकारक है। सस्ता होने के कारण इसका बहुत ही अधिक उपयोग किया गया था। तो आइए बच्चों नेक्स्ट अपना है कीटनाशी के रूप में ये DDT का इस्तेमाल किया जाता था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है BHC। नेक्स्ट टॉपिक है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BH6। तो कैसे होता भाई? निर्माण देखो इधर। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ में, किसके साथ में? क्लोरीन के साथ में करवाई जाती है प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। इस तरह से हमें BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका सूत्र होता है C6H6Cl6। इसलिए हम इसे 666 भी कहते हैं। जो ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसको अन्य नाम जैसे गैमेक्सेन, लिंडेन, BHC 666 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसके कई रूप होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, नीटा और थीटा। लेकिन जो गामा रूप है उसकी भेदन क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो इसको व्यापारिक नाम है लिंडेन या गैमेक्सेन। तो लिंडेन या गैमेक्सेन के रूप में ये मिलता है और ये क्या होता है? काफ़ी अधिक शक्तिशाली कीटनाशक होता है। तो ये था आपका BHC और DDT, दो कीटनाशकों के बारे में हम इसमें अध्ययन किया है। इसके साथ ही हमने देखा था प्रियोन का XYZ नामकरण। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, या इससे संबंधित जो भी आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट के माध्यम से जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाउट है वो हम दूर कर देंगे। धन्यवाद।